Good afternoon, everyone. गुड इवनिंग हो गया, मुझे लगा गुड आफ्टरनून है अभी। चलिए, लास्ट लेक्चर में जितना पढ़ाया था उसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर आपने क्वेश्चन दिए थे उसमें डाउट है एक। बोलो सर क्वेश्चन मतलब कि सर आपने जो होती ना शीट थी, 2 शीट के 34 क्वेश्चंस थे उसमें, सब वो करे तो उसमें एक सेकंड 33 क्वेश्चन डाउट, 33 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, शीट वाले क्वेश्चन है बेटा, वो जब डिस्कस होगा तब आप डिस्कस कर लेना, उसको भी मार्कआउट कर लो या पेंसिल से लिख लो क्या डाउट है, ठीक है। जब डिस्कशन होगा तो आप पूछ लेना। ओके सर। जो लेक्चर में चल रहा था उसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। फिर हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन एक पॉलीमर वाला था, पॉलीथीन का, ठीक है। उसके आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन। से लिखे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 gas produced at 1 atm and 273 Kelvin on heating 24.5 ग्राम KClO3। इसका मोलर मास होता है 122.5, ठीक है। रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, वैसे अब जनरली आप लोग याद रखिएगा। KClO3 सॉलिड को जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है KCl सॉलिड प्लस O2। चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए काफी लोग का आंसर आया है, अभी नहीं आया किसी का नहीं। बताइए जल्दी आंसर बताइए इसका। फाइव 5.82 लीटर। तनिष्क फंस गए। क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आ रहे आज? एक बच्चे ने केवल आंसर किया केवल। अरे सर मैं बता रहा हूँ गलत आंसर था सर, मैं बता रहा हूँ, वापस बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है। सिक्स 6.72 लीटर।
सर आपकी आवाज आना बंद हो गई। 6.72 लीटर है एक किलो का और 6.75 का। बेटा आप लोगों ने एक चीज फिर देखा नहीं, चेक करो रिएक्शन बैलेंस नहीं है जो मैंने लिखा है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर जिसने भी सॉल्व किया इसलिए आंसर गलत आया। 6.72 इसी वजह से आ रहा है। एग्जैक्टली क्या आएगा, आप इसको रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 3/2O2 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करो। तो आप ये अगली बार से जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको बैलेंस इक्वेशन लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो, आपको क्रॉस चेक करना ही है, कंपलसरी है कि आपको जो रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, आते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा अदरवाइज। आप प्रैक्टिस में डाल लेना, आदत रहे आपकी कि जब भी मूल कॉन्सेप्ट का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आपको रिएक्शन के साथ मिले तो आप इसको क्रॉस चेक जरूर करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे, अब आई थिंक हो जाएगा सबसे, मैं करके बता देता हूँ। 122.5 ग्राम इसका मोलर मास है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ मोल्स हमको कितने गिवन है 24.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 122.5। 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसके ऊपर नीचे, 245 डिवाइड बाई 122.5 मल्टीप्लाई बाई 10, कितनी बार गया 2, यानी कितने मोल है 1/5 मोल। ठीक है, 1 मोल से कितना मिल रहा है 3/2, तो 1/5 से कितना मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए 3/10 मोल ऑफ O2 हो गया। एक मोल में वॉल्यूम कितना होता है 22 सही आंसर आ रहा है 6.72। एक मोल में कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है सही आ रहा है। 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, 3/10 मोल इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/10 मल्टीप्लाई बाय 22.4, इसको सॉल्व किया कितना लिखा है 2.24। ठीक है सही आंसर है 6.72 लीटर। मैंने तो फिर आंसर गलत लिख लिया होगा। ठीक है 6.72 लीटर सही है। मैंने कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं किया है ना? नो सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है चलिए फिर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आप। बेटा इसमें किसी कुछ पूछना है? नहीं, हाँ कोई पूछने वाला था, किसी ने माइक अनम्यूट किया था अपना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। व्हाट मास ऑफ CO2 gas will obtain by the complete combustion of 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ये 10th में थोड़ा आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर में एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला कोई भी एक लोग बताओ। एनीवन कोई भी? ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है? C8H18। ठीक है, C8। अब कंप्लीट बर्निंग मैंने बता रखी है, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अब आप इक्वेशन लिखिए, उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद बताइए CO2 गैस कितनी मिल रही है।
1760 ग्राम, ठीक है। चलिए देखते हैं। थिंक में क्या आपका 1760 ग्राम जिसका है सही आंसर है। C8H18, आप इसको O2 की प्रेजेंस से बर्न कीजिए, आपको क्या मिलेगा 8 मोल CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। हमें बाकी की जरूरत नहीं है वैसे बैलेंस करने की, करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे O2 में क्या आता है x प्लस वाई बाई 4, 8 प्लस 18/4 आता है, ठीक है। तो ये O2 आ जाएगा आपका 8 प्लस 18/4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 18, आप यहाँ 9 लिख लो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हमें मतलब किससे, इससे मतलब है और इससे मतलब है। यहाँ से आप इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालोगे तो 1298 और 18114, यानी 114 ग्राम इसका क्या आएगा, मोलर मास आएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो वो कितना आएगा, 114 144 में, तो आएगा 570 डिवाइडेड बाई 114, टोटल मोल्स कितने आ गए, 5 मोल्स आ गए। इसके 1 मोल से कितना मिलता है, 8 मोल मिलता है, तो 5 मोल से कितना आएगा, 40 मोल, ठीक है। तो 40 मोल CO2 का मतलब कितना हुआ, 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। आप यहाँ से निकाल लो 1 मोल CO2 का मास, 16 टू 32 प्लस 12 यानी 44, यानी 40 इंटू 44 दैट इज 1760 ग्राम, दैट इज 1.76 किलोग्राम। सर जी सर ये रिएक्शन समझ नहीं आई। बेटा बर्निंग आपको समझाई है ना कार्बन की, मैंने कंबशन आपको अलग से पढ़ाया हुआ है ना। यस सर। कंबशन आप 2 लेक्चर पहले जाओ, मैंने कंबशन बताया था CHHYOZ और CHHY के साथ में। ओके सर, वो मैं देख लूंगा। और सर आपने ये कैसे किया है, मोल जो लिए बेटा हैं सर, ये ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे, ये तो समझ आया सर, आपने 5 मोल में कितने मोल CO2 बनाई है। बेटा 1 मोल C8H18 से कितने मोल CO2 बन रहा है, यस सर 8 तो मोल। 5 मोल से कितना बनेगा। यस सर क्लियर सर, वो मैं कुछ और ही समझ आया। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इतना शॉर्ट में करने का थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख दिया करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मुझे लगा आप लोग को समझ में आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट किया, नेक्स्ट टाइम मैं लिख दिया करूंगा कंप्लीट। चलिए अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, इसको शॉर्ट में LR भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इट इज अ रिएजेंट it is reagent which is consumed earlier in a reaction, that is called आपका limiting reagent।
इसके रिलेटेड एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, whatever product is formed will be maximum मतलब क्या है, ऐसे लीजिए, will be formed, will be on the basis of limiting reagent. ये ज्यादा स्टेटमेंट सही होगा। अब इसके नीचे लिखे, इट इज ऑल्सो known as maximum product formed. डेफिनेशन समझ में नहीं आई। बेटा मैं समझा रहा हूँ कि दोनों चीजें लिखी गया भैया, मैं अभी एक क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ। ओके सर। चलिए, जैसे आपके पास एक कंटेनर में से हमें एक तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी जो रिप्रेजेंट करेगी, जैसे N2 + 3s2 के 2NH3, ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अब ऐसे समझिए कि आपको कंटेनर में मिला, ये तो आपकी स्टैंडर्ड रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा कि ये रिएक्शन इस मेथड से प्रोसीड हो रही है, N2 के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए और जिससे 2 मोल NH3 फॉर्म हो, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम 1 मोल N2 ले रहे हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल। अगर 2 मोल N2 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 6 मोल लेना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम कहें कि इसको मैंने 2 मोल लिया है, हाइड्रोजन मैंने 5 मोल लिया है, तो जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वो अब बिगड़ गया। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, 100%, मतलब रिएक्टेंट में कुछ नहीं बचने के लिए 1:3 का रेशियो चलता रहना चाहिए था। N2 आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 3 है, ठीक। मोल की बात कर रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में जो रेशियो चलना चाहिए था 1:3 का चलते रहना चाहिए था। अगर 1:3 का नहीं है तो आप ऐसे समझिए कि 2 मोल ऑफ N2 हमने लिया है, 5 मोल ऑफ H2 हमने लिया है। एक कंटेनर में अगर किसी भी एक अमाउंट को मैं खत्म कर दूं, जैसे मान लीजिए सपोज इस H2 मैंने हटा दिया, मतलब रिएक्शन होते 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 हाइड्रोजन आपके पास खत्म हो गया, ये बचा ही नहीं, तो उसके बाद फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी क्या? नहीं होगी। दैट बस उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहेगा, जो रिएक्शन में होते थे पहले खत्म हो जाएगा उसे हम आपको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो बचा रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आपका एक्सेस रिएजेंट। मतलब ये आपका कंटेनर में अभी भी रिमेन बचा रह जाएगा। अब बताइए, अब अमोनिया की अगर बात करते हैं कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ, ये हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, अब हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिएक्शन हमारी कहाँ रुकी है, जिस पॉइंट पे, एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, समझते हैं।
आपका NH3 जो आपका इसमें अमाउंट रहेगा, ठीक, वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा? जैसे हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो भी है उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा। आप ऐसे समझिए कि एक रिएक्शन चलनी स्टार्ट हुई N2 प्लस H2 की, आपस में कुछ रिएक्शन होना दोनों में स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिएक्शन कहां पर रुकी है? जिस पॉइंट पर आपका हाइड्रोजन खत्म हुआ है। मैंने सपोज किया कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, अभी पहचानते कैसे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन स्टॉप कब हुई है? जब आपका हाइड्रोजन खत्म हो गया। तो जहां पे जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो आपकी रिएक्शन बंद हो गई, तो आप प्रोडक्ट आप रैंडमली किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे, ठीक है। पहले यह था कि नाइट्रोजन के साथ रिलेट कर दिया, हाइड्रोजन के साथ रिलेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लेते थे। अब हम उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? आपके लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। इसका मोल मोल रिलेशन लगाएंगे प्रोडक्ट के साथ में, जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। आपके दोनों लाइन में यही लिखी हुई है, इट इज अ रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन, मतलब जो पहले खत्म हो जाए उसे हम कहते हैं। whatever product is formed will be on the basis of limiting reagent, ठीक है। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जितना भी फॉर्म हुआ है, जो भी फॉर्म हुआ है, वो किसके अकॉर्डिंग हम रिलेट करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट समझिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जितना भी लिमिटिंग रिएजेंट आपका कंज्यूम हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुआ होगा। इसके जस्ट बाद इसको रिलेट करेंगे हम परसेंटेज यील्ड के साथ में, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो हमें ये लग रहा होगा कि जितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ उससे प्रोडक्ट बन गया, बात खत्म, इतनी सी बात है, तो फिर इसे मैक्सिमम लिखने की कहाँ जरूरत थी, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे परसेंटेज यील्ड के साथ में। तो बेटा नाम से आप क्लियर कट समझ में आ गया सभी लोगों को? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ऐसा रिएजेंट जो जल्दी खत्म हो जाए रिएक्शन में, ठीक है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो बचा रह जाएगा उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, पहचानते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कौन लिमिटिंग है कौन नहीं है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट का जो भी हम एजम्पशन मतलब जो भी हम देखेंगे वो मोल की टर्म में ही देखेंगे, मास के साथ कंपेरिजन नहीं करेंगे, ठीक है। वो इजी पड़ता है मोल के साथ, इसलिए हम मास को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि मोल्स के साथ ही करना जरूरी है, मास के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक। देखिए ये रिएक्शन आपके पास मैंने कितना लिया था? 2 मोल ये लिया था, 5 मोल ये लिया था, ठीक है। सबसे पहला मेथड फर्स्ट पे हम लोग आते हैं, आपको इसमें पहचानना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक। तो पहला तरीका ये ऐसे है कि आप ऐसे पहचानो कि 1 मोल ऑफ N2 के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 3 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल ऑफ N2 के लिए H2 कितना रिक्वायर्ड होगा? 6 मोल। दैट मीन्स आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। अगर ये आपका इस टाइप से लिखा होता, ये 5 मोल है, ये 1 मोल लिखा होता, ठीक है। अगर इस टाइप से इक्वेशन लिखी होती, फिर से वापस से रिलेट करो, 1 मोल ऑफ N2 के लिए हाइड्रोजन कितनी रिक्वायर्ड है? 3 मोल रिक्वायर्ड है, कोई भी लगा लो। 1 मोल N2 के लिए हाइड्रोजन कितनी मोल रिक्वायर्ड है? 3 मोल रिक्वायर्ड है। हमने लिया कितना? 5 मोल लिया, दैट मीन्स अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये बेटा ये समझ में आया मैंने जो रिलेट किया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा इसको। तो अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसमें कैसे पता लगाएंगे? हाँ बेटा आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से हम फॉर्म करते हैं। लिया हमने क्या था? 2 और 5, ये 2 मोल था और ये 5 मोल था, ठीक। पहला आपका क्वेश्चन है, ए पार्ट है कि आपका इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हमने पहचाना कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन है। एक्सेस रिएजेंट कौन है? वो कौन है? नाइट्रोजन है, ठीक। बी पार्ट आपका है प्रोडक्ट कितने मोल फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म आपको बताना है सेकेंड पार्ट में, ठीक। अब रिलेट किसके साथ करेंगे? हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कौन है, अब उसी के साथ प्रोडक्ट का मोल मोल रिलेशन लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ मत रिलेट कर देना, इसमें मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन। 3 मोल ऑफ H2 से NH3 कितना फॉर्म होता है? 2 मोल। 3 से कितना बनता है? 2। 1 से कितना बनेगा? 2/3। तो 5 से कितना बनेगा?
10/3 मोल। ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ 10/3 मोल ऑफ NH3। अगर वेट में पूछेगा तो आप इसी को 10/3 मल्टीप्लाई बाई 17 कितना हुआ आपका 170/3 ग्राम। ठीक है, अब आपसे सी पार्ट मान लीजिए पूछता है। सी पार्ट आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग, जितना आपका एक्सेस रिएजेंट बचा रह गया, रिमेन्स लिख लीजिए या फिर लेफ्ट लिखा हुआ आएगा, फिर लेफ्ट इन कंटेनर, कोई भी आ जाए, कुछ भी किसी टाइप का लिखा हुआ। तो आप ये कैसे बताएंगे कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है आपके कंटेनर में, तो इसके लिए समझिएगा। अब थोड़ा इसको मोल मोल रिलेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं हम। अभी हम सबके साथ किसके साथ डील कर रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ डील किया। अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को रिएजेंट के साथ ही डील करवाएंगे। समझिएगा इसको, इस रिएक्शन को दोबारा लिखिए, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। ये हमारे पास 5 मोल है, ये 2 मोल है। ठीक है, अब देखिए ये अगर पहले अमाउंट खत्म हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें N2 जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही चाहिए होगा, बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट होगा। ठीक, H2 के 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, मतलब इसके 3 के लिए कितना चाहिए, 1। इसको थोड़ा और अच्छा लिख देता हूं, H2 के 3 मोल के लिए N2 कितना चाहिए, 1, यानी 1 मोल ऑफ H2 के लिए क्या चाहिए, N2 1/3। दैट मीन्स 5 मोल ऑफ H2 के लिए N2 कितना चाहिए, 5/3 मोल। हमने लिया कितना है, 2 मोल, यानी एक्सेस रिएजेंट जितना लेफ्ट होगा आपके कंटेनर में वो कितना बचा रह जाएगा, 2 मोल हमने लिया था, रिएक्ट कितना कर गया, 5/3। दैट मीन्स टोटल कितना बचा हमारे पास, 3 × 6 1/3 मोल ऑफ N2। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से सेकंड मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, मेथड सेकंड ये है कि जो भी देखिए अभी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या अलग अलग लेवल पे हैं, अलग अलग लेवल इन द सेंस का मतलब एक N2 के 3 H2 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको उसके लेवल तक लेकर के आएंगे। चलिए, ये आपको कितना मोल गिवन है, 2 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो करेंगे किसके साथ में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2/1, ये कितना है 5/3। तो रेशियो कितना है, ये 2 हुआ, इसको करेंगे तो कितना आएगा 5/3, 1.66। 3 × 16 43, हाँ 1.66 आया। ठीक, अब आप यहाँ से चेक करो, यहाँ से दोनों में से कौन सा अमाउंट कम है, तो 1.66 कम है, इसको बराबर 0 कर दो। हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट आपका, हाइड्रोजन। ये आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप है आपका रिएक्शन प्रोसीड कराने का। रिएक्शन प्रोसीड जब होगी तो जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो एंड होगा, दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 0। अब इसके 2 मोल में से कितने खर्च होने चाहिए, 1.66, या फिर ऐसे कह लीजिए 2 में से कितना खर्च होगा, 5/3।
खर्च करवा दिए, कितना बचा ये 1/3। अब देखिए इसके 1.66 या 5/3 से देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर हमें सिंपल सा कोई चीज लिखी हुई है NaCl गिव्स Na++Cl-, ये 1:1 का रिलेशन चल रहा है। हमने जो यहाँ डिवाइड किया है ना बेटा, ये बेसिकली हमने इसलिए किया है कि ताकि रेशियो जो 1:3 और 1:2 का ये रेशियो खत्म हो जाए, मतलब सारे के सारे सेम लेवल पे आ जाए। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सब सेम लेवल पे आ गए। सेम लेवल पे आने के बाद जैसे रिएक्शन हो रही है उसी टाइप से कराएंगे कि इसका 2 है, इसका 1.66 है। अब ये कम है तो ये खत्म हो गया, कितना हो गया 0। तो इसके 1.66 से ये कितना बनना चाहिए 1.66। इसमें से 2 में से कितना खर्च हुआ 1.66 यानी 5/3 निकाल दिया 5/3। आप इसको ऐसे 1.66 लिख लो या फिर 5/3 लिख लो। ठीक, अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जिसको आपने डिवाइड करके ऊपर नीचे किया था उसको आप बराबर भी करोगे। तो 1/3 है, इसको फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10/3 आएगा। आपका एक टेबल से बना लेकिन आंसर सबका आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है। एक्सेस रिएजेंट कौन है, ये है। एक्सेस रिएजेंट बच्चा कितना है 1/3। प्रोडक्ट कितने मोल फॉर्म हुआ है 10/3। आप इसको नोट डाउन कीजिए सब लोग, जिसको डाउट है वो दोबारा से पूछे, मतलब पूछ सकता है। सर हमने 1.66 को 0 के इक्वल कैसे रख दिया? क्या हुआ बेटा 1.66 को 0 के इक्वल कैसे रख दिया? 0 कैसे कर दिया? हाँ बेटा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन जब चलनी शुरू होगी तो वो खत्म नहीं होगा। ओके सर। कम अमाउंट में वही यही से मैंने रिएक्शन लिखा। जब कम अमाउंट में जो जब रिएक्शन चलनी स्टार्ट हुई तो ये आपका कम अमाउंट में था तो ये खत्म हो गया, तो खत्म भी तो ऑलमोस्ट सब पूरा ही खत्म हो गया, या ज्यादा था इसलिए थोड़ा बच गया। ओके और भी बेटा किसी का डाउट था जिसने पूछा था बीच में? किसी और बच्चे का कुछ और डाउट है? ठीक है, नहीं चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपका रिएक्शन गिवन है P4 plus O2 gives P4O10। ठीक है, आपको क्या बताना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म if 1.24 gram of P4 reacts with 1.92 gram of O2। अमाउंट जो बताना है वो ग्राफ में बताना। वैसे जनरली जब अमाउंट लिखा होता है तो इसका मतलब आपसे ग्राम में पूछ रहा है, वेट की टर्म में, और मोल में अगर पूछना होता है तो सीधा मोल लिखा होता है।
चलिए आंसर बताइए जल्दी। अच्छा फास्फोरस का एटॉमिक वेट नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट 124 होता है, 31 एटॉमिक वेट होता है 31 फास्फोरस का। टू 2.84 ग्राम, ठीक है। सही है, 2 बच्चों का आंसर आया और सही आया। चलिए 1.24 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड P4 reacts with 1.92 ग्राम ऑफ O2, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लिखो। तो 1.24 डिवाइड बाई 124 यानी कितना हुआ 0.01। O2 के मोल्स लिखो 1.92 डिवाइड बाई 32, ठीक है। पहली चीज रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ 5 O2 है तो इसके मोल्स लिखोगे तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 दूनी 12 6 18 0.06, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले रेशियो दिख रहा है आपको, किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। 0.01 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0.01, 0.06 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.012, यानी ये आपका कम है ये ज्यादा है, यानी ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, वो आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब रिएक्शन प्रोसीड कराना है, तो रिएक्शन प्रोसीड में क्या करोगे आप इसको 0 कर दोगे, तो 0.012 में से कितना घटाना है 0.01, कितना बचा 0.002, ठीक। P4O10 कितना फॉर्म हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट 1 है, P4 है, इसके 1 मोल से कितना फॉर्म हुआ 1 मोल, दैट मीन्स आपको यहाँ 0.01 खर्च हुआ तो ये कितना फॉर्म होगा 0.01। वैसे आप स्टोइकियोमेट्री से सभी रिलेट मत कर दे तब भी चल जाता काम, ठीक। आप अब मल्टीप्लाई करो किससे, जो जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो क्या आएगा 0, 0.002 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 0.010, 0.001 को किससे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, यानी 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा आपका 0.01। ये क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10, ठीक है। P4O10 का मोलर मास कैलकुलेट करो, कितना 124 प्लस 160, कितना है इसका मोलर मास 284 ग्राम, तो 0.01 मोल P4 0.01 मोल P4O10 का मास कितना आएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 284 दैट इज इक्वल टू 2.84 ग्राम, ठीक। ये सेकेंड मेथड से मैंने अप्रोच किया, फर्स्ट से भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। फर्स्ट से कैसे कर सकते थे आप, 1 से रिक्वायर्ड होता है 5, ठीक है, दैट मीन्स 0.01 से कितना चाहिए होगा 0.05, हमने लिया कितना है 0.06, लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया। अब स्टार्ट होता है फिर कैलकुलेशन करना, ये मेथड है, इसमें आपको टेबल बना करके उसके बाद सब कुछ एक ही क्वेश्चन में मिल जाएगा, एक ही स्टेप में। ठीक है, डन, नोट कर लिया सबने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फोर ए प्लस 2B प्लस 3C it gives A4B2C3, कोई जनरल एक रिएक्शन थी।
ठीक है, इनिशियली नंबर ऑफ moles of A, B and C are 2 mole, 1.2 mole and 1.44 mole respectively. Then calculate moles of product formed. One by 2 mole. एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। चलिए, ऊपर वाला क्वेश्चन सबका हो गया। 0.5 अप्रॉक्स। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट आपने किसको कैलकुलेट कर लिया? हाँ, 0.48 मोल एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू है वहां पे अप्रोक्सीमेशन मत करो। ठीक, चलिए इससे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आपको पहचानना था। आपके पास ये कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन था? 2 मोल ये था। ठीक है, बी के कितने मोल थे? 1.2। सी के कितने मोल थे? 1.44। इसीलिए मैंने बताया था कि रेशियो वाला मेथड थोड़ा ज्यादा सुटेबल रहता है। रेशियो वाले मेथड से आप करो 2/4, 1.2 डिवाइडेड बाई 2, 1.44 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आया? 0.5। ये कितना आया? 0.6। ये कितना है? 0.48। दैट मीन्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपसे सीधा प्रोडक्ट पूछा है कितना फॉर्म होगा, तो इसके 3 मोल से कितना बनता है? 1 मोल, यानी 1.44 मोल से कितना बनेगा? ठीक है, 3 सी के मोल से कितना बनता है? 1 मोल ऑफ A4B2C3, यानी 1 मोल ऑफ सी से कितना बनेगा? 1/3 मोल ऑफ A4B2C3। आपके पास कितना? 1.44, तो 1.44 मोल्स ऑफ सी से कितना बनेगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.44 moles of A4, B2 and C3, that is equal to 0.48 mole of A4, B2, C3। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है कि एक सिक्वेंशियल रिएक्शन गिवन है। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे पहली रिएक्शन पहले प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट बनेगा,
ठीक है, फिर उसका प्रोडक्ट इसमें यूटिलाइज होगा। अब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इन द गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन, in the given sequential reaction, mole of A, B, D and G are 5, 4, 2 and 3 respectively are taken. Then calculate moles of I and F, capital वाला F, formed. यहाँ पे यार थोड़ी सी गड़बड़ हुई, यहाँ मोल ऑफ लिखा हुआ है और टेकन के बाद इनिशियली कर दीजिएगा। एफ के 4/3 है, ठीक है, और आई के ठीक है। एफ वाला डाउट देखते हैं, एफ वाला कहाँ तक कौन कौन पहुंचा है। देखिए सबसे पहले एक एक के लगेगा, पहले इसके लिए लगाते हैं a प्लस बी इट गिव्स 2c। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, 5 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट मीन्स 4 मोल ये है और 5 मोल आपका ये है। ये आपका क्या है, एलआर, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसके 1 मोल से सी कितना बनता है, 2, यानी 4 से कितना बनेगा, 8 मोल। ठीक, हमें इसका काम है, बाकी अब हमें छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है अब आगे। ठीक, क्योंकि अगले रिएक्शन में सिर्फ सी यूज हुआ है, बाकी हमसे कुछ क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है इससे, ए और बी से रिलेटेड।
नेक्स्ट रिएक्शन जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, C प्लस 3D गिव्स 3E प्लस 2F। ठीक है, D के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, 2 मोल ये गिवन है। C कितना फॉर्म हुआ है, 8 मोल फॉर्म हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे 8/1 2/3, दैट मीन्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब थोड़ा सा ऐसे अच्छा सा लिख लो, रेशियो आप निकालोगे तो कितना आएगा, 8/1 और 2/3, ये मिनिमम है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म बोलो। बेटा देखो वो टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने जितनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना बनाओ और अपना काम निकाल के आगे बढ़ो। ठीक है, बिना बेवजह टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है। आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सही करने हैं और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ 2 मोल से ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो गया। अब मोल मोल रिलेशन लगाना जाओ, C मोल ऑफ D से हमें E का भी काम है और F का भी काम है। E का काम क्यों है, अगले रिएक्शन के लिए। F का काम क्यों है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में आंसर इसका पूछा है। तो 3 मोल ऑफ D से कितने मोल ऑफ E बन रहे हैं, 3 मोल ऑफ E बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ D से कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ E बनेगा। तो 2/3 मोल ऑफ D से कितना बनेगा, ये 2/3 मोल ऑफ E। यानी E के तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया जो हमें रिएक्शन में यूज करना है अगले स्टेप में। अब बात करते हैं F की। ठीक है, F के साथ क्या हो रहा है, तो देखिए सर आपने LR क्यों यूज कर लिया सर इसमें, क्या LR के मोल से सर आपने 2/3 ले लिए सर। सॉरी, हाँ ठीक है, थैंक यू, 2 मोल। ठीक है, चलिए अब इसमें दोबारा D और F के साथ लगाते हैं। तो 3 मोल ऑफ D से कितने मोल ऑफ F फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल ऑफ F फॉर्म हो रहे हैं। यानी 1 मोल ऑफ D से कितना बनेगा, 2/3 मोल ऑफ F बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ D से कितना बनेगा, 4/3 मोल ऑफ F फॉर्म होगा। ठीक है, तो जितने लोग का 4/3 उसका आंसर सही है दिया था उन्होंने। अब आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जिसमें E के कितने मोल हमारे पास बने हुए हैं, हम 2 मोल बने हुए हैं। ठीक है, चलिए यहां हमने 2 मोल पुट कर दिया, रेशियो चेक किया हमने केवल और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए। 2/4 ये कितना आया, 0.5, 3/1 कितना आया, 3, दैट मीन्स ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। छोड़ दो रेशियो वाला काम, हमें पहचानने को मिल गया कि हाँ ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, बस बात खत्म। क्योंकि हमसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है, हमें पता है मोल मोल रिलेशन लगाने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए, दोनों में से हमें ये पता चल रहा है किसके साथ लगाना है, बाकी हम लगाएंगे मोल मोल ही। ठीक है, क्योंकि पूरा स्टेप तब करते जब हमसे एक्सेस पूछा होता, प्रोडक्ट भी पूछा होता, एक्सेस पूछा होता कितना अमाउंट बच रहा है, तो पूरा स्टेप करते अभी जरूरत नहीं है। तो 4 मोल ऑफ E से आपसे किसके मोल पूछा, आई थिंक I के नंबर ऑफ मोल पूछा है। ठीक है, जिसके पूछा आई थिंक क्वेश्चन मैंने रेज कर दिया। 4 मोल ऑफ E से पूछा था, I के पूछा था। ठीक है, 4 मोल ऑफ E से I के कितने मोल बन रहे हैं, 6 मोल ऑफ I बन रहा है। ठीक, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ E से कितना बनेगा, 6/4 मोल ऑफ I बनेगा। हमारे पास है कितना, 2 मोल है, दैट मीन्स 2 मोल से कितना बनेगा, 6/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कितना बना, 3 मोल ऑफ I इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक अच्छी बात है, काफी बच्चों का आंसर आया था सही। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें जो आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला है उसका कहीं यूज हुआ है? क्या डाला है,
लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ बेटा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है तो सर हमने तो सीधे मोल्स से मोल निकाल दिए, तो उसका यूज हाँ तो कहीं हुआ नहीं ना। बेटा, मोल से जो मोल निकाले वो तभी निकाले जब हमको पता चले कि हाँ ये लिमिटिंग रिएजेंट है। आपने कई क्वेश्चन में देखा लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा मैंने दूसरे वाले कंपाउंड का मोल यूज किया हो मोल से मोल निकालने में। तो मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट आया है हम उसके मोल्स, उसी के मोल्स यूज करे जाएंगे। हाँ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उसी के मोल्स यूज किए जाएंगे। जब मैंने लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है तो उसमें देखो बेटा, सेकेंड लाइन मैंने यही लिखाई थी। अच्छा ओके सर। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट आपका पहले एंड हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो मोल जो प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हर स्टेप पे हमने सिर्फ इसीलिए निकाला है ताकि हमें ये पता चल सके कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो आप चेक करो हर जगह जहां भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हुआ है, जैसे यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया तो हमने बी के मोल को सी के साथ रिलेट किया, ए को नहीं रिलेट किया। यहाँ हमें पता चला डी के लिमिटिंग रिएजेंट है, हमने देखो दोनों में ही मतलब ई के नंबर ऑफ मोल्स निकालने में और एफ के नंबर ऑफ मोल्स निकालने में हमने सी के नंबर ऑफ मोल नहीं यूज किए हैं, यूज किसका किया है, डी के नंबर ऑफ मोल किए हैं। ऐसे लास्ट वाले में भी आप देखो, हमें पता चला लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, ई था, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके यूज किए, मोल मोल रिलेशन के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए मोल्स ऑफ ई यूज किया है। चलिए नोट कर लिया सबने, आगे चले आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आइडिया लिखिए परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंपाउंड कितना परसेंट प्योर मिला है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए प्योर इन द सेंस का मतलब कितना एक्सपेक्टेड था, यानी एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड, हमें कितना लग रहा था कितना मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे लगने नहीं लगने से कुछ नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट हमसे कह रहा था कि इतना परसेंट आपको इतना अमाउंट मिलना चाहिए था, जो अभी हम तक कर रहे थे कि 100% कंसीडर कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड लिख दिया, एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड आएगा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड। अगर आप लिखते हो तो आप नीचे लिखोगे एक्सपेक्टेड यील्ड, और एक्सपेरिमेंटल अगर यूज किया तो उसके नीचे आप क्या लिखोगे, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने CaCO3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में लिया, इसको हीट अप करके हीट किया तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में। ठीक है, सपोज करते हैं कि मान लो मैंने ये 50 ग्राम लिया था, डन। अब 50 ग्राम हमने लिया रिएक्टेंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक रिएक्शन हुई है। रिएक्शन में आप ऐसे समझ सकते हो परसेंटेज यील्ड का हमारा मैटर क्या होता है बेसिकली, कि जैसे मान लो हमें किसी चीज का प्योरिफिकेशन करना है, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये होती है। अब हमने कोई कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जैसे आप चूना पत्थर कहते हो, बड़ा सा एक पत्थर लिया, ठीक है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो इसमें दो पार्ट में डिसोशिएट हुआ, मतलब या तो हीट कर दिया तो दो पार्ट में डिसोशिएट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ प्रोसीड दिया किसने होगा, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ने। उसके अलावा उसमें जो भी धूल की मिट्टी, पार्टिकल और भी गैस जो भी उसमें ट्रैप होंगे, वो कोई भी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कराएगा, वो सारे के सारे आपके रेजिड्यू की फॉर्म में रहेंगे, उस रिएक्शन की फॉर्म में नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी वो सारी की सारी क्या रहेगी, इम्प्योरिटी रहेगी।
तो जैसे अगर हमने ये अमाउंट 50 ग्राम लिया है, ठीक, तो ये रिएक्शन क्या कहती है कि अगर ये 50 ग्राम लेके हम हीटअप कर रहे हैं तो CO3 का आप मोलर मास निकालोगे, इसका मोलर मास आता है 40, 48, 88, हाँ, मोलर मास इसका आता है आपका 100 ग्राम, ठीक। तो 50 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1/2 मोल, ठीक है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये कितना मिलना चाहिए था, इसके 1 मोल से 1 मोल ये, 1 मोल CO2, ठीक। लेकिन अभी क्या मिला, सॉरी, 1 मोल से 1 मोल CaO, 1 मोल से 1 मोल CO2, हमने कितना लिया, हाफ मोल लिया है। इसके हाफ मोल से ये कितना मिलेगा, हमें हाफ मोल मिलेगा, और ये भी कितना मिलेगा, हाफ मोल मिलेगा, ठीक है। ये है, इसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल कह लो या एक्सपेक्टेड कह लो, कि हमने कॉपी पे लिखा तो हमें क्या मिला कि इसके 50 ग्राम से इसका मोलर मास कितना होता है 56, इसका मोलर मास कितना होता है 44, ठीक है। हमें क्या मिला, थ्योरेटिकल कितना मिलना चाहिए था, हमें 28 ग्राम मिलना चाहिए था। थ्योरेटिकली हमें कितना मिलना चाहिए था, 28 ग्राम, लेकिन हमें मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम मिला, ठीक है। देखिए 50 ग्राम अगर ये हम लेते हैं तो हम अगर अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसके 50 ग्राम से अगर कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलना चाहिए था, हमें 56 ग्राम मिलना चाहिए था। CO2 का हमें पता नहीं चल पाया कितना मिला, क्योंकि ये बाहर इवेपोरेट हो गया, ठीक। अगर इसका 100 ग्राम लेते हैं तो ये कितना आना चाहिए था, 56। अगर ये हमने 50 ग्राम लिया तो ये कितना आना चाहिए था, 28, ठीक है। लेकिन हमें मिला कितना है, सिर्फ 20 ग्राम मिला है। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। दैट मीन्स 20 ग्राम कैसे मिला, एक बार ये वाला रिपीट। देखो बेटा, ऐसा हुआ होगा कि CaCO3 हमने जो लिया है, जिसको हम हीटअप कर रहे हैं, उसमें से हमने कैल्शियम ऑक्साइड हमें केवल काम का चाहिए था, ठीक। CaCO3 को हमने हीट किया तो कुछ रिएक्शन हीट हुआ, CaO बच गया, CO2 गैस बन के इवेपोरेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास धूल मिट्टी पार्टिकल मिल गया, हमने किसी भी मेथड से कैल्शियम ऑक्साइड अपना सेपरेट कर लिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वेट किया तो हमें मिला 20 ग्राम। हमारी रिएक्शन क्या कहती है कि अगर इसका हमने 50 ग्राम लिया है तो ये हमें 28 ग्राम मिलना चाहिए था, मिला क्या है, 20 ग्राम मिला है। यानी बाकी जो भी चीज थी वो इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में थी, ठीक है। तो इसका मतलब जितना हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए था उससे कम में अमाउंट में मिला है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। दैट मीन्स मिला कितना है, 20 ग्राम, दैट इज एक्चुअल यील्ड, या फिर कह ले एक्सपेरिमेंटल यील्ड। मिला कितना है, 20 ग्राम, मिलना कितना चाहिए था, 28 ग्राम। इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप कहते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो एक अमाउंट ऑफ परसेंट आ जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें भी करके दिखाता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर बताता हूँ और भी क्या हो सकता है। सर आपने ऐसे एज्यूम किया है कि 20 ग्राम मिला है हमको, ये जो भी है। बेटा हमने एज्यूम किया 20 ग्राम मिला है। ओके सर। निकालते कैसे कि हमें कितना एक्चुअल मिला है, कैसे निकाल सकते हैं? नहीं क्या हुआ बेटा? सर हमें निकालते कैसे कि CaCO3 को जब बर्न करेंगे तो कितना एक्चुअल मिलेगा? आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा, या तो परसेंटेज गिवन कर देगा या तो अमाउंट गिवन कर देगा, आपसे एक ही चीज पूछेगा, दूसरी चीज देख के। ओके सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे आपका। अब एक दो चीजें और देखते हैं कि परसेंटेज यील्ड कैसे चेंज होता है, मतलब आपका जितना मिलना चाहिए उससे कम ज्यादा अमाउंट क्यों मिलता है। ठीक है, सपोज दूसरा एक और रीजन होता है बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाए। इसमें क्या था, इम्प्योरिटी मिल गया। और क्या रीजन हो सकता है कि हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाए, जैसे
कार्बन को आपने हीट किया, मतलब या फिर कह लीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया, तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए था, स्टैंडर्ड कंडीशन यही थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले। जब आपकी इनएफिशिएंट बर्निंग होती है तो कार्बन सॉलिड O2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका क्या मिलता है? बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसका हमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता और आपके हीट अमाउंट की वैल्यू को ये कम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। एक तो आपका पॉल्यूटेंट बढ़ गया, ठीक है, लेकिन उसे हमें केमिस्ट्री में हम पॉल्यूटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है हमें, ठीक। हमें बस मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलना चाहिए था, अगर CO बर्न होकर के मिलेगा तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मिलना चाहिए था उतना हमें अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा अगर एक कंटेनर भर के मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक, हमने क्या कहा कि हमें NH3 चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना, N2 + 3H2 मिलकर के NH3 देंगे। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को थोड़ी पता है कि मैं 1 मोल और तुम 3 मोल मिलो तब रिएक्शन करेंगे। बोले थे कि अमाउंट आपने एक कंटेनर में नाइट्रोजन का डाला, दूसरे में हाइड्रोजन का, आप मान लीजिए 1:3 के रेशियो में ही डाल दो। कि हम क्या करते हैं कि इसके 5 मोल ले लेते हैं, इसके 15 मोल ले लेते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने इसको 1:3 में ले लिया, 1:4 में ले लिया, आपका कुछ ना कुछ एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे N2H2 से क्या रिएक्शन से फॉर्म हो सकती है? NH3 भी हो सकता है, N2H4 भी हो सकता है। जैसे ही आपका ये बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका परसेंटेज अमाउंट आपका जितना एक्सपेक्टेड रहेगा उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि प्रोडक्शन में जब भी आप इंडस्ट्री में होता है, आपका 50, 60, 70% यील्ड मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। अगर 70% तक भी यील्ड आ रही है तो हम उसे बहुत अच्छा मानते हैं उस रिएक्शन को, ठीक। तो बाई प्रोडक्ट की वजह से क्या होगा? जो अमाउंट हमें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, तो आपके एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे कम हो जाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से, तो आपका परसेंटेज यील्ड 100% से डिक्रीज हो जाएगा, तब आप उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस लिखते हैं जो आपसे पेपर में पूछेगा जिस टाइप का। क्या सर ज्यादा भी मिल सकता है? क्या सकता है? एक्चुअल ज्यादा भी मिल सकता है, कम तो मिल ही रहा 100% से है। ज्यादा 100% से ज्यादा कैसे ले लोगे? नहीं सर, किसी उसमें मिल जाए। जब ऐसा होने लग जाएगा ना तो केमिस्ट्री बदल जाएगी। आपका हमेशा लॉस हो सकता है, ठीक है, 100% कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब बाहर से लाके मिला दो तो वो भी थियोरेटिकल में रिएक्टेंट काउंट हो जाएगा कि 100 ग्राम हमने लिया था, 100 ग्राम हमें मिला है, बाहर से लाके 2 ग्राम मिला दिया तो 102% हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा सवाल था। देखिए, अब हमको निकालना अगर होगा, एक मेथड फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, बार बार करना नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर हमसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने को कहता है परसेंटेज यील्ड में, रिएक्टेंट कुछ अमाउंट में मिला है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है हमें, ठीक। अगर हमसे कह रहा है कि परसेंटेज यील्ड कुछ अमाउंट में मिला है हमें, ठीक, तो आप क्या करोगे? उस यील्ड से इसको भाग दे दोगे। अभी हम देखेंगे कैसे भाग देना है। और अगर कहा है कि उससे बताना आपको रिएक्टेंट कितना मिलता है तो परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अभी चलो देखते हैं ये लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। करना क्या है इसमें, जो यील्ड का जो भी वैल्यू लिखी होगी ना, परसेंटेज वाली मत यूज करना, यील्ड वाली जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन वाली यूज करना, बस फ्रैक्शन वैल्यू। उल्टा तो नहीं लिख दिया यार, 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ऐसे कर लो, एरो बदल लो बेटा सब लोग, अब अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, अब सही है। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की तरफ अगर यील्ड दे रखा हो तो यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछा हो तो यील्ड से डिवाइड कर दो। अब सवाल आपसे क्या पूछता है वो देखते हैं।
ठीक है, वही रिएक्शन लिखता हूँ दोबारा, CaCO3 सॉलिड, इट गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2, नहीं ऐसे लिखो, इफ अमाउंट ऑफ CO2 is formed at STP is 22.4 liter, then calculate the amount of CaCO3 required। ठीक है, परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है 70%। ठीक है, एक और सवाल लिख देता हूँ साथ साथ ही, आप ऊपर वाला सॉल्व करो। H2 plus I2 gives 2HI, 4 mole of H2, 3 mole of I2, initially। And calculate amount of HI formed in moles with 75%। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। आपसे क्या कहा है, अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP इज 22.4 लीटर एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड विद परसेंटेज यील्ड 70%। देखिए हमको क्या गिवन कर रखा है कि 1 मोल ऑफ CO2 मिलता है, सिंपल सी बात ये कह रखी है। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है इस रिएक्शन के प्रोसीड होने पे। तो आपसे पूछा है कि अगर 1 मोल CO2 मिल रहा है तो इसका कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा 1 मोल ऑफ CO2 पास, 1 मोल ऑफ CO2 मिलने के लिए। ठीक है, अगर 100% एफिशिएंसी कंसीडर करते तो CaCO3 के कितने मोल रिक्वायर्ड होते, 1 मोल रिक्वायर्ड होते। ठीक है, अगर 100% एफिशिएंसी कंसीडर करते तो इसके 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होता, 1 मोल। अभी 100% एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी कितनी है, 70%। ठीक है, दैट मीन्स हम प्रोडक्ट से किसकी तरफ आ रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ, यानी इसके कितने नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर 70% एफिशिएंसी है दैट मीन्स कि इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का अगर कोई भी अमाउंट आपको गिवन है,
मान लो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट में 40 ग्राम मिलना चाहिए, ठीक है, और एफिशिएंसी मैंने डिफाइन कर दी कि 40% या 50% है। दैट मीन्स इधर वाला अमाउंट जो होगा वो 40 से ज्यादा होगा, तभी तो आप उसको 40-50% करोगे तो 40 के बराबर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका 1 मोल ऑफ CO2 के लिए 1 मोल ऑफ CaCO3 चाहिए। अब आप इसको परसेंटेज यील्ड से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो परसेंटेज यील्ड आपको कितना दे रखा है, 7/10। परसेंटेज यील्ड आपको कितना दे रखा है, या फिर यील्ड की रेशियो में क्या निकालोगे तो क्या आएगा, 7/10 के बराबर। 70% का मतलब यह हुआ 70/100, यील्ड का मतलब यही हुआ ना, 70/100 दैट इज 7/10। आप इस फ्रैक्शन से इसको डिवाइड कर दो, तो 1 मोल डिवाइडेड बाई 7/10 दैट मीन्स आपको रिक्वायर्ड कितना है, 10/7 मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड होगा 1 मोल ऑफ CO2 बनाने के लिए। अगर इसका ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 7 ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 गैस। सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए अब आप लोग। सर आई का मास क्या होता है सर? बेटा मार्क्स में इसीलिए मैंने नहीं पूछा, मैंने सिर्फ सीधा नंबर ऑफ मोल्स से पूछा। 127 होता है हालांकि। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एंड करते हैं, कल मैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ओके, डन, थैंक यू।